नमस्कार। चंबल डायरी प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रकृति बहुत खूबसूरत होती है और ये खूबसूरत इसलिए होती है क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, मैदान हो, झील हो, रेगिस्तान हो, समंदर हो, मैदानी इलाका हो, वो बहुत सादगी और सरलता से भरे हुए होते हैं। जब प्रकृति बहुत खूबसूरत होती है तो वो अपने आंचल में सबको पनाह देती है, सबको बढ़ने, फूलने और फलने का अवसर प्रदान करती है। लेकिन जब यही प्रकृति के कुछ अवयव जैसे पहाड़ दरकने लग जाएं, सरकने लग जाएं, धंसने लग जाएं, तो बेहद भयानक स्वरूप धारण कर लेते हैं। जोशीमठ में आजकल यही हाल देखने को मिल रहा है। जोशीमठ शहर एक डूबता हुआ शहर के उपनाम से चर्चित हो रहा है। जोशीमठ शहर दरक रहा है, सरक रहा है, हिल रहा है, उसमें दरारें पड़ रही हैं और दरारें पड़ रही हैं वहाँ के लोगों के जीवन में और उनकी संस्कृतियों में, वहाँ के पर्यावरण में, वहाँ के क्षेत्र में। तो आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इस शहर का क्या मिजाज है, क्या हालात हैं और ऐसा क्यों हुआ, हिमालय क्षेत्र किस तरीके से इतना संवेदनशील है, किस प्रकार वहाँ फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज ये वीडियो है। पहाड़ों की भी उम्र होती है हम इंसानों की तरह। पहाड़ भी युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं और विकसित और या विकासशील अवस्था में भी होते हैं। तो पहाड़ों का जो एज क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिमालय में ये जो प्रोसेस है वो इतनी संवेदनशील सेंसिटिव क्यों होती है। दरअसल हिमालय अभी युवा पहाड़ है। अगर हम इसको एक साइंटिफिक वे में समझें तो पहाड़ों की जो एज होती है वो उनके बनने के जो कालखंड है उसके आधार पर चार प्रमुख भागों में बांटी गई है। पहला जो है वो चर्चन हलचल के पर्वत, यानी कि आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व जो प्री कैम्बियन एरा था, उस टाइम बिंग में जो पर्वतों के निर्माण संबंधित प्रक्रियाएं हुई थी, उसके द्वारा जो पर्वतों का निर्माण हुआ वो काफ़ी स्टेबल हो गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा समय व्यतीत हो गया कि वो स्टेबल हो गए। उनमें जो मूवमेंट होता है या तमाम जो चीज़ें होती हैं उनके भीतर जो चलने वाली संरचनात्मक प्रक्रियाएं होती हैं वो बहुत स्लो हो गई। जैसे अरावली का पहाड़ है, धारवाड़ है, कोडप्पा है, तो ये पर्वत बहुत वृद्ध पर्वत माने जाते हैं। यानी इन पर्वतों में जो प्रोसेस होती है वो लगभग स्टेबल हो गई है। तो इनको चर्चियन हलचल के पर्वत माना जाता है। दूसरा है कैलोडियन हलचल के पर्वत, यानी कि आज से लगभग 32 करोड़ वर्ष पूर्व सिल्यूरियन और डिवोन काल में जो पर्वतों के निर्माण संबंधित प्रक्रियाएं चली थी और उसके स्वरूप जो पर्वत तैयार हुए थे, बने थे, उनको कैलोडियन हलचल के या कैलोडियन हलचल द्वारा निर्मित पर्वत माना जाता है। इसी प्रकार जो तीसरा है वो हर्शियन हलचल के द्वारा जो पर्वत निर्माण हुए थे, यानी जैसे कि आज से लगभग 22 करोड़ वर्ष पूर्व जो निर्माणकारी प्रक्रिया हुई थी और जो पर्वत तैयार हुए थे, उनको हर्शियन हलचल के द्वारा निर्मित पर्वत माना जाता है। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट है, थियानशान है अपना, और जो कॉलीडेरा का जो पर्वतमालाएं बनी है, वो सब इस हर्शियन हलचल के द्वारा निर्मित पर्वतमालाओं के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और जो चौथा है वो अल्पाइन हलचल के द्वारा निर्मित पर्वत, यानी कि आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व जो हलचलें हुई थी हमारी पृथ्वी के अंदर और उसके द्वारा जो पर्वतों का निर्माण हुआ था, उनको अल्पाइन हलचल के द्वारा निर्मित पर्वत माना जाता है। जैसे एंडीज है, रॉकीज है, हिमालय है। हिमालय बड़ा नया पर्वत माना जाता है, यानी अभी इसमें प्रोसेस चल रही है, इसीलिए इतना ज़्यादा संवेदनशील है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें अभी प्रोसेस, इसमें जो क्रियाएं, जो आंतरिक क्रियाएं और जो इनमें इंट्रैक्शन हो रहा है भीतर, जो चट्टानों के भीतर, वो अभी प्रोसेस के अंदर है, जिसके कारण ये बहुत सेंसिटिव भाग माना जाता है। दरअसल यदि हम समझें कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय को हम वलित पर्वतों की श्रेणी में रखते हैं, यानी फोल्डेड माउंटेन। होता दरअसल ये है कि हमारी धरती के नीचे कई सारी प्लेट्स होती हैं और वो प्लेट्स मूवमेंट करती रहती हैं, गतिशील अवस्था में रहती हैं। इन प्लेट्स में क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने के कारण, इनमें बदलाव होने के कारण आपस में ये इंटरेक्ट करती है और इंटरेक्ट करती हैं तो उसमें कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे धंस जाता है और इस क्रम में पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। तो हिमालय जो पर्वत है वो इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट के लगभग टकराने के से ऊपर और नीचे धंसने की प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ। और जब इस प्रकार की जब चीजें होती हैं, चूंकि ये प्रक्रिया आज से 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी और अल्पाइन जो हलचल के कारण हुई थी, और ये टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसके अंदर चीज़ें देखने को मिलती है, मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सेटल होने की कोशिश कर रही हैं, कई दफ़े क्या मूवमेंट भी कर रही होती हैं। टेम्परेचर और जो प्रेशर का जो चीज़ें होती हैं वो उसमें काफ़ी स्टेबल नहीं होती है और वो उनमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ ये जो पार्ट है वो काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। अब जब इस प्रकार की जो प्रोसेस हो रही है, यहाँ एक माउंटेन्स का क्रिएशन हो रहा है, तो वहाँ क्या है,
भ्रंश बन जाते हैं, वहाँ क्या थ्रस्ट क्रिएट हो जाता है। और हिमालय एरियाज़ के अंदर काफ़ी सारी थ्रस्ट लाइन है, और ये थ्रस्ट लाइन का मतलब ये ऐसी लाइन्स जहाँ पर ये इंटरेक्शन हुआ है, तो वहाँ पर एक प्रकार की एक सेंसिटिव ज़ोन बन जाता है। उस सेंसिटिव ज़ोन के अंदर ही हिमालय का ये जोशीमठ वाला एरिया आता है। हिमालय सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, और ट्रांस हिमालयन सेंट्रल थ्रस्ट है। इस प्रकार कई सारे थ्रस्ट बने हुए हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है ना, वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, यानी कि ये जो सेंट्रल थ्रस्ट है ना, ये रेत और क्ले का बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये वाला जो पार्ट है वो ग्लेशियर है, वो वापस इस तरीके से नीचे चला गया था, ढह गया था, तो उसके बाद में जो क्ले और रेत है उन पर ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उन पर ये जो एरिया है वो विकसित हो रहा है। और दूसरा जो है वो हाइट्स रीजन के अंदर है, वो ट्रांस हिमालयन थ्रस्ट के अंतर्गत आता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिमालय के इस रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भूकंप आते हैं, जो इस क्षेत्र को अस्थिर बनाते हैं। इस क्षेत्र में जो निर्माणकारी संरचना है, या किसी प्रकार का जो बाउंडेशन है, जो हमारी समझ है, हमारी शोध है, उनके द्वारा हम इन चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो एरिया है काफ़ी संवेदनशील है। ये संवेदनशील एरिया क्यों है? दरअसल क्या, भूकंप आने के 3 मेजर कारण होते हैं। पहला कारण है टेक्टोनिक रीजन, दूसरा होता है प्लेट टेक्टोनिक रीजन, तीसरा होता है नॉन टेक्टोनिक रीजन। तो टेक्टोनिक रीजन के कारण ये है कि हमारी जो पृथ्वी के नीचे की जो चट्टानें होती हैं, उनमें टेम्परेचर या प्रेशर में बदलाव आने के कारण उनमें जो जो चेंजेस आते हैं, उसके कारण भूकंप की स्थितियाँ पैदा होती हैं। दूसरा जो कारण है प्लेट टेक्टोनिक रीजन, यानी कि हमारी जो पृथ्वी के नीचे जो सतह है, वो 12 प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी हुई होती हैं, और वो परस्पर मूवमेंट करती रहती है। कभी-कभी किन्हीं कारणों से, चाहे वो प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण, या किसी अन्य कारणों के कारण, उनमें जब जो इंटरेक्शन हो जाता है, तब भी भूकंप आने की संभावनाएँ होती हैं। जो तीसरा जो मेन रीजन है ना, नॉन टेक्टोनिक रीजन, तो उसके लिए हम ह्यूमन्स जिम्मेदार हैं। तो हिमालय का जो ये रीजन है, ये खुद अपने आप में इतना ज़्यादा संवेदनशील है, अभी प्रोसेस के अंदर है, अभी स्टेबल नहीं हुआ है, इसके अंदर निर्माणकारी चीज़ें चल रही हैं, और वहाँ जाकर हम अपनी ह्यूमन्स प्रोसेस को स्टार्ट कर दें। बहुत भारी मात्रा में हम इंजीनियरिंग वर्क्स वहाँ स्टार्ट कर दें, वहाँ माइंस अगर माइंस माइनिंग का काम स्टार्ट कर दें, या पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दें, या वहाँ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, तो इसके कारण वहाँ पे हलचलें पैदा होती हैं, ज़मीन के अंदर हलचलें पैदा होती हैं, और उसके कारण भी ये भूकंप वाली प्रकृति है, या भूकंप वाली चीज़ें पैदा होती हैं। तो ये जोशीमठ वाला जो एरिया है, उसके छूती हुई मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन गुजरती है। इसके साथ में विकृत विकृत थ्रस्ट लाइन भी गुजरती है, या पीटीवी गुजरती है, जिसके कारण ये जो एरिया है ना, वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है। वैसे भी इस रीजन की जो निर्माण हुआ है ना, वो निर्माण रेत और क्ले के ऊपर हुआ है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ रेत और क्ले पर हम कोई अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, तो वो थोड़ी मात्रा में तो वो सहन कर लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर लोड डाल दिया जाए, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डाल दिया जाए, तो क्या होता है कि उसके अंदर चीज़ें दरकनी स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके साथ-साथ में वहाँ पर बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें हो रही हैं, और नई चीज़ें बन रही हैं, निर्माण हो रहे हैं। तो इसके लिए वहाँ के पहाड़ तैयार नहीं है, वहाँ की ज़मीनें तैयार नहीं है, और हम उसके ऊपर वज़न लादे जा रहे हैं। तो ये जोशीमठ वाला पहाड़ दरकने का जो मैटर है, वो काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ना केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, और सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और चिंताजनक स्थितियों को क्रिएट कर रहा है। क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से भी यदि हम देखें, तो ये NH7 पर ये जोशीमठ स्थित है, और ये आगे इसका जो बद्रीनाथ तक ये हाईवे जाता है, और वहाँ पे जाके ये तिब्बत को मिलता है। तो ये काफ़ी सामरिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखें, तो ये 4 धाम यात्रा का प्रमुख भाग है। बद्रीनाथ में जब विंटर सीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो जोशीमठ पर ही भगवान विष्णु को लाया जाता है, और यहाँ पर आदि शंकराचार्य ने जोशीमठ पीठ की स्थापना भी की थी। तो ये हिंदुओं का बड़ा आस्था का केंद्र है, बड़ा धार्मिक केंद्र है। इसके साथ-साथ यदि इसको पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए, तो ये जो इकोसिस्टम का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। हिमालय का ये वाला कुमायूं, और बद्रीनाथ और नैनीताल, ये वाला जो रीजन है, उत्तराखंड और हिमालय वाला जो रीजन है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ना केवल इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग, बल्कि बायोडायवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ होके निकलती है, अलकनंदा, मंदाकिनी, और तमाम जो नदियाँ होती हैं, वो यहाँ से होके पासिंग हो रही है, यहाँ से निकलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चूँकि पहाड़ दरक रहा है, पर्वत दरक रहा है, तो ये चिंता की लकीरें भी पैदा कर रहा है। वहाँ के लोगों में ही नहीं,
हम सब लोगों में भी, जो वहाँ से काफ़ी दूर मैदानी इलाकों में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी चिंताएँ, उनकी चिंताएँ, पहाड़ सबको प्रभावित करते हैं, क्योंकि पहाड़ हमारी बाउंड्री हैं, पहाड़ हमारी नदियों के स्रोत हैं, पहाड़ हमारी ऊर्जा का केंद्र होते हैं। तो पहाड़ों की चिंता सबको है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझ लेनी बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कंडीशन आज पहली बार नहीं हुई है। यहाँ पर एक मिश्रा कमेटी का गठन किया गया और मिश्रा कमेटी ने जब इन तमाम शोधों को किया, इसके संबंधित चीज़ों को पढ़ा और इसके बारे में जानकारियाँ जुटाई, स्थानीय लोगों से जुटाई, विशेषज्ञों से जुटाई और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तथा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के द्वारा इसके जब पूरा इसका वैचारिक विमर्श हुआ, तो उसके बाद में निष्कर्ष निकला और एक कमेटी का प्रकाशन किया गया। उसमें ये इस बात का सुझाव दिया गया कि किसी प्रकार की भी भारी मशीनरी या भारी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस क्षेत्र में निर्माण करना ठीक नहीं होगा। पर्यावरण की दृष्टिकोण से ये क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील है और काफ़ी अस्थिर है। यहाँ पे निर्माणकारी चीज़ें बड़ी मात्रा में करने पर इस क्षेत्र को असंतुलन करने किया हो सकता है और यहाँ पे विनाशकारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी विकास की आड़ में उन पहाड़ों के सूत्रों को, उन चीज़ों को, पहाड़ों को समझने में गलती कर दी। उनकी जो मनोदशा है, पहाड़ की जो एक भावनाएँ होती हैं, पहाड़ का जो एक मिजाज होता है, उसको हमने सही तरीके से नहीं मापा और उनको नहीं हमने सही तरीके से मेज़रमेंट किया। दरअसल इस क्षेत्र के बारे में जो पर्यावरणविद हैं, जो क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन सबका ये सुझाव था कि इस एरिया में बजाय एक मास डेवलपमेंट के, एक बड़े व्यापक रूप से यहाँ विकास के बजाय यहाँ सबसे पहले पेड़ों को लगाना चाहिए, यहाँ फॉरेस्टेशन की क्रिया करनी चाहिए, यहाँ वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष क्या होते हैं, ट्रीज़ क्या होती हैं, उनकी जो जड़ों में एब्ज़ॉर्ब करने की, सॉइल को बाँधने की कैपेसिटी होती है, वो ज़मीन को बाँधते हैं, उसको उसको जो भूस्खलन वाली, लैंडस्लाइड वाली कंडीशंस होती हैं, उसको रोकते हैं। वो नेचुरल शॉक एब्ज़ॉर्बर होते हैं। तो वहाँ पर इन चीज़ों को करने की बजाय वहाँ निर्माणकारी प्रक्रियाओं को बहुत तेज़ी से अपनाया गया और इसी का परिणाम हमको ये देखने को मिल रहा है कि आज पहाड़ सिसक रहे हैं और वो सिसकने के साथ-साथ हमको भी रुलाने की कंडीशन में आ गए हैं। दरअसल फ़िलहाल लबो-लुबाव ये है कि तमाम सरकारी मशीनरियाँ एक्टिव हो गई हैं और सर्वे हो रहे हैं, स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। दरअसल क्या है कि इस एरिया के अंदर जितने भी मकान बने हुए थे और जितने भी होटल्स वगैरह का निर्माण बन रहे थे, बड़ी-बड़ी चीज़ें वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे थे, उनमें उनके जो उनमें दरारें देखने को मिल रही हैं, उनकी दीवारें फट रही हैं और उनके अंदर हलचल देखने को मिल रही है, पानी का रिसाव हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ के लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। दरअसल होता है क्या है, पहाड़ों की एक अपनी व्यवस्थाएँ होती हैं, उनकी अपनी एक प्रणाली होती है, वो अपने तरीके से काम करते हैं, प्रकृति अपने तरीके से काम करती है, वो उनका अपना एक अलग सिस्टम होता है, उनका अलहदा व्यवस्थाएँ होती हैं, वो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, उनमें हमारी समझ काम ज़्यादा नहीं करती, उनकी समझ हमसे ज़्यादा कहीं परिष्कृत और बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। पहाड़ों की आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली है, वो हमारी भारी मशीनरियों के प्रयोग से या हमारी जो निर्माण गतिविधियाँ हैं, उनके कारण अवरुद्ध हो गई हैं और जिसके कारण ये क्या हो रहा है कि वो एक तो क्ले और रेत की चीज़ों पे पर बसा हुआ वो शहर है, दूसरी उसमें क्या पानी का रिसाव हो रहा है, इसके कारण वो फट रही है, वो तिरक रही है, उनकी जो नींव है, वो हिल रही है। जब नींव हिल रही है, तो वो चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो हिमालय का ये जोशीमठ शहर फिलहाल खतरे पर है। प्रकृति बड़ी सरलता से पेश आती है, बड़ी सहजता से पेश आती है और ये हमको सिखाती है कि सहज होना ही सबसे सर्वोत्तम होता है। सहजता से ही स्वीकृत करती है और सहजता से ये आपको अपनी चीज़ें को प्रदान भी करती है। जब हम अपनी इन प्रकृति के इन तमाम सरल समीकरणों को विसार कर एक नए अपने मानवकृत आधुनिक परिपाटियों को अपना लेते हैं, कंक्रीट के जंगल बनाने लग जाते हैं, हम सुविधाओं के भोगी हो जाते हैं, पेड़ों को काटने लग जाते हैं, तो हमें प्रकृति अपना रौद्र रूप भी दिखाती है और समय-समय पर दिखाया भी है। प्रकृति की एक अपनी चाल होती है, पहाड़ों के एक अपना नेचर होता है, उससे लड़ा नहीं जा सकता, उससे जीता नहीं जा सकता, उसके साथ एडजस्ट किया जा सकता है। जब हम एडजस्ट करने की कैपेसिटी को भूल जाते हैं और अपना चलाते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। याद रखना होगा हम इंसानों को कि इकोसिस्टम से हम हैं, हमसे इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम से ही हमारा अस्तित्व है। हमारे अस्तित्व से इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम पहले भी था, आगे भी रहेगा और हमारी जो सभ्यताएँ थीं, वो हमको बार-बार हमें अगर हम इतिहास को हम अच्छे से हम देख लें, तो हम इस बात को बड़े बेहतर तरीके से हम जान सकते हैं कि जब भी मानवीय हस्तक्षेप हुए हैं प्रकृति के साथ में, अत्याचार और भयंकर रूप से उनके ऊपर अतिक्रमण करने की कोशिश की है, चाहे वो बौद्धिक विवेक से, चाहे अन्य साधनों के द्वारा,
तब तब हमको मुंह की खानी पड़ी है। जोशीमठ के साथ भी यही हो रहा है। जोशीमठ के साथ में छेड़छाड़ हुई है, उसके नियमों के साथ में छेड़छाड़ हुई है, वहाँ के प्राकृतिक संतुलन के साथ में छेड़छाड़ हुई है, वहाँ के पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हुई है, वहाँ के पेड़ों के साथ छेड़छाड़ हुई है, वहाँ की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हुई है, वहाँ के कल्चर के साथ छेड़छाड़ हुई है। उस छेड़छाड़ का ये परिणाम है जो हमको आज जोशीमठ के माध्यम से देखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि विकास करना गैर मुनासिब है, विकास को भी करना चाहिए, लेकिन विकास ऐसा हो जिससे मानव का अस्तित्व सुरक्षित रहे। विकास ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण फले, ऐसा विकास होना चाहिए जिससे बायोडाइवर्सिटी बढ़े, ऐसा विकास होना चाहिए जिससे हमारा इकोसिस्टम ज़्यादा उत्तरोत्तर तरीके से वृद्धि करे। अब यहाँ पर जोशीमठ के पास में अलकनंदा नदी भी बहती है, वहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स या इलेक्ट्रिसिटी आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हमें ये देख लेना चाहिए कि कौन सा रीजन इसके लिए माकूल है, कहाँ पर इस प्रकार के दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं यदि हम इन चीज़ों से छेड़छाड़ करें। हम प्रकृति के साथ में उसके संतुलन को हम व्यवस्थित नहीं कर पाए तो हमें इसके क्या दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, ये चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए। और हम देखते होंगे, निश्चित रूप से मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ लोगों ने इस बात की स्टडी नहीं की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। ये गलती किससे हुई है, कहाँ हुई है, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये सब चीज़ें बाद का विषय है। फिलहाल विषय ये है कि किस तरीके से हम जोशीमठ को, किस तरीके से हिमालय के उस रीजन को, किस तरीके से हम उन लोगों को, वहाँ के सांस्कृतिक और वहाँ के आध्यात्मिक और वहाँ के सामरिक, इसके साथ साथ पर्यावरणिक महत्व से संबंध रखने वाले उस इलाके को कैसे हम संभालें, कैसे बचाएं। विकास का वही मॉडल ज़्यादा सफल, सुरक्षित और सार्थक होता है जो प्रकृति को साथ लेके चलता है, प्रकृति के साथ अनुकूलित होकर चलता है। पहाड़ों की विशेषता एक ये भी होती है कि उनका अपना इम्यून पावर होता है, उनमें अपनी इम्यूनिटी होती है। बस ज़रूरत है हमको स्वयं को कंट्रोल करने की, उन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाने की, उन तमाम चीज़ों को रोकने की जो पहाड़ों को परेशान कर रही हो। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नए विषय के साथ में। और इसके साथ साथ मेरी कोशिश ये हुई कि हिमालय के इस पोर्शन के ऊपर मैं एपिसोड नंबर 2 भी बना के लाऊं, जिसमें मैं अपने उन विचारों को रखने की कोशिश करूं जिसके द्वारा इस क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन के साथ साथ में चीज़ों को किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है, संसाधनों को किस प्रकार नियंत्रित और बचाव उनके साथ में किया जा सकता है, पहाड़ों को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के अध्यात्म का, यहाँ के जो जो सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ के जो कल्चर है, उसको किस प्रकार से प्रिजर्व किया जा सकता है, किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है। तो शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं।